बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। वो जो कहते थे कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इमरान से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं होगा, इश्क इमरान उनके लिए सबसे अहम है। और वो ये भी दावे करते थे कि इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो उन साहब ने खान साहब को माइनस करके बजट मंजूर कर लिया है और अब ये बजट पेश किया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर बजट मंजूरी खान से गद्दारी के नारे मार रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने ईरान अमेरिका माहदे में इमरान खान के बतौर सालस के दस्तखत किए जाने की तस्वीर भी जारी कर दी है। उम्मीद है इस तस्वीर से यूथियों को अफाका होगा। बेशक तस्वीर AI की बनी हुई है, जनरेटेड है, फोटोशॉप है, मगर उन यूथियों के वीलॉग से बेहतर है जिसमें वो तहरीक इंसाफ के हमारे भाइयों को झूठी तसल्लियाँ देते हैं, उनके आगे झूठ का चूरन बेचते हैं। PTI वाले चूँकि तकलीफ में है और तकलीफ की वजह मैंने आपको बता दी है कि सोहेल अफरीदी ने इमरान खान की मंजूरी के बगैर ही बजट पेश कर दिया है। पिछले कई दिनों से शोर मचाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बजट पेश नहीं करेगी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। और बजट जो है वो अगर पेश भी किया गया तो 1 साल का नहीं 3 माह का पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के बहुत से MPA ने नाराज ग्रुप भी बनाया, लेकिन हुआ वही जो कि उनकी किस्मत में लिखा था। और आज तो शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर सोहेल अफरीदी को सोहेल भाई कहकर और आग लगा दी है। हालांकि औकात तो नहीं थी, मगर इज्जत इसलिए दी गई है कि इसने वही किया जो उनसे कहा गया। तो अच्छे बच्चों के लिए शाबाश तो बनती है। इमरान खान के बगैर सोहेल अफरीदी ने बजट पेश करने का फैसला किया तो मुबारक को। जो लोग कहते थे कि माइनस इमरान नहीं हो सकता, तो अब इस मामले में तो माइनस इमरान हो गया। तो जुम्मा यूट्यूब पर बहुत भारी पड़ा है। खान की बहनों ने बड़ा शोर मचाया कि खान की मर्जी के बगैर बजट पेश ही नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये बड़ी बेरहम चीज़ है। इक़्तिदार बड़ा अहम होता है और मफादात की सियासत सबसे आगे होती है। किसको पड़ी है खान के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान करे? वो एक मिसाल है ना, अल्लाह मियाँ नेड़े के मुक्का। तो बात सियाने मुक्के से बचने की ये तोजी पेश करते हैं कि अल्लाह मियाँ से तो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन पहले मुक्के से तो बच जाए। तो सोहेल अफरीदी इमरान खान से माफ़ी मांग लेगा, पहले ज़रा कीलों वाले डंडे से तो बच जाए। तो आज तहरीक इंसाफ का एक और बयानिया जो है वो दबड़दूस हो गया और एक और बड़ी मुसीबत इनके सर पर आन पड़ी है, लेकिन वो आगे चल के बताएंगे। अहम खबर पाकिस्तानी कौम के लिए कि आज तेल की कीमतों में कमी का ऐलान हो रहा है। अब पेट्रोल की कीमत में कितनी कमी होगी, डीजल कितना सस्ता होगा, 200 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये या 40 रुपये। तो ये 4 भाव खुले हैं। इन सब में 1-1 रुपये आप कम कर लें, क्योंकि कीमत राउंड फिगर में कभी भी कम नहीं होती। यानी अगर 60 रुपये है तो इसका मतलब है 69 रुपये कीमत कम होगी। तो लोगों को तवक्को तो ये कि कम से कम 100 रुपये कम होगा, लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने चूहा रिपोर्ट जारी कर दी है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल की कीमत में ऑलमोस्ट 69 रुपये कमी पर वर्किंग हो रही है। लेकिन पेट्रोल कितना सस्ता होगा प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया है। वो कहते ना ताड़ी ना साड़ी, वो आप जाए ना कोई चीज़ लेने के लिए सौदेबाजी के लिए, तो हम 200 रुपये लीटर कम कराने चले थे और फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा नहीं 69 रुपये कम हो रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बता दिया कि ना 69 रुपये कम हो रहे हैं, ना 200 रुपये लीटर कम हो रहे हैं। तो पेट्रोल कितना सस्ता होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उकदा खोल दिया है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल कीमतों में कितनी कमी होगी उसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये पर लीटर कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 67 रुपये पर लीटर कमी का ऐलान किया गया है। इसमें पाकिस्तान में पेट्रोल की जो सरकारी कीमत है वो 273 रुपये 78 पैसे है। तो 100 रुपये की कमी के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 299 रुपये 78 पैसे पर पहुंच गई है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल 378 रुपये 78 पैसे में बिकता है, उसकी जो नई कीमत है 67 रुपये की कमी के बाद 311 रुपये 78 पैसे हो गई है। तो पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड है पेट्रोल की कीमत का वो तकरीबन $1 पर लीटर होता है, तो पाकिस्तान में डॉलर 280 का है। तो कीमत जो है वो ऑलमोस्ट डॉलर के करीब आ गई है और हालात बेहतर रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में
तेल और डीजल कीमत में मज़ीद कमी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर को हेड्स ऑफ के उन्होंने अपने वादे के ऊपर अमल कर दिखाया। तो चाचू जो कहता है वो करता है। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर जिनेवा नहीं जाता तो जिनेवा मुज़ाकरात नहीं होते, और अगर वो ईरान और अमेरिका के माहदे में सालस बन के सामने आता है तो उसका फ़ायदा वो अपने आवाम को तेल और पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ देता है। अब खुदा का वास्ता है कि कीमतें तो आपने कम करा दी हैं, और इन कीमतों के बाद उन सबको पकड़ें जिन्होंने पेट्रोल महंगा होने के बाद अपनी चीज़ें महंगी कर दी। ख़ासकर अद्वियात, फार्मास्यूटिकल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, लोग मर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये भी आने वाले वक्तों में हुकूमत के लिए एक भयानक स्कैंडल होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो ये स्कैंडल जो है हुकूमतों को ले डूबते हैं। तो अच्छे काम करने वाली हुकूमतों को चाहिए ये, और मेरा यकीन है कि इस पर हुकूमत पूरी तनदही से अमल करेगी, और जो महंगाई बढ़ गई है उसको काबू में करने के लिए हंगामी नोयत के इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन बुरी खबर यह कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत फिर बढ़ गई है, क्योंकि इसराइल काबू नहीं आ रहा। और जुमे को जिनेवा मुज़ाकरात होने थे, शहबाज शरीफ को उसमें शिरकत करनी थी, वो मेज़बान थे तकरीब के, लेकिन उन्होंने दौरा जिनेवा कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद ये तवक्को थी कि जब मेज़बानी दावत कैंसिल कर दे तो फिर मुज़ाकरात या दावत कैसे हो सकती। तो इम्कान था कि जिनेवा मुज़ाकरात मनसूख हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हतमी तौर पर स्विट्ज़रलैंड ने भी ऐलान कर दिया, अमेरिका ने भी कह दिया है ईरान वैसे ही नहीं आ रहा। तो स्विट्ज़रलैंड का कहना है कि अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के माबैन शेड्यूल मुज़ाकरात मुलतवी हो गए हैं। लेकिन स्विस हुकाम ने मुज़ाकरात के हवाले से उम्मीद ज़ाहिर की है कि उन्हें भी मौका फराहम किया जाएगा कि वो अपनी सर्विसेज दे सके। तो कुछ उल्लू के पट्टे ये दावे कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को मुज़ाकरात में शिरकत से बाकायदा रोक दिया गया है, उनकी छुट्टी करा दी गई है, उनका नाम काट दिया गया है। कई लोगों ने बाकायदा प्रोग्राम किए कि पाकिस्तान को जिनेवा मुज़ाकरात से किक आउट कर दिया गया है। और कई लोग से मेरी मुराद आप समझती है जो हासदीन हुकूमत है, बल्कि हासदीन रियासत है, जिनको रियासत की कोई कामयाबी हजम ही नहीं होती, और उनका मैदा इतना बदहजमी का शिकार है कि वो इसमें से भी बुराइयां निकाल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जिस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ गया है। तो मैंने आपको एक तस्वीर इमरान खान की दिखा दी है। तहरीक इंसाफ के कुछ यूट्यूबर ने और ट्रोलर ने दावा किया कि जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तस्वीर जारी की जिसपे दस्तखत किए, दरअसल वो डॉक्यूमेंट कोई और था और शहबाज शरीफ साहब ने किसी और डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर दिए, तो इसलिए उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। तो वो कहते हैं ना, अहमकों के सर पे सींग होते तो तहरीक इंसाफ वाले सारे 12 सिंगे होते। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि शहबाज शरीफ फैमिली का स्विट्जरलैंड ट्रिप कैंसिल हो गया। तो जो लोग इस बात से खुश हो रहे थे, अब ये खुश होने वाली बात तो नहीं थी कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात किसी भी तरीके से, जिसके लिए इतनी कोशिश की गई, इतनी मेहनत की गई और कई मुल्कों की बका इन्वॉल्व है, और ये जो इस मुआहदे के ख़िलाफ़ बातें करें, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर पेट्रोल डीजल की किल्लत होती है तो इनको भी उतनी ही मुसीबत पड़ती है, और अगर महंगा होता है तो भी उनको भी उतनी मुसीबत पड़ती है। गैस नहीं आ रही तो इनकी फैमिलियाँ भी सफ़र करती हैं। लेकिन इनकी हालत ये कि जिस टहनी पे बैठते हैं उसी को काटने चल पड़ते हैं। बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। तो इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जिस शख्स के बारे में ये कहते थे कि 27 किलोमीटर वाला वज़ीर आज़म है, तो उसने साबित कर दिया कि अगर वो नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। तो ये है पाकिस्तान की ताकत। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान से फ्लाई करके जिनेवा चले जाते तो ये हर सूरत मुज़ाकरात होते। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब इनसाइडर हैं, उनको पता था कि होने क्या जा रहा है, और इसराइल बाज नहीं आ रहा। लबनान के साथ जंगबंदी मुआहदे की अव्वल शर्त है। ईरानियों ने भी कान में बात डाल दी कि भाई तुसी ना जाना क्योंकि असी नहीं आ रहे, पहले तुसी ऐलान कर दो। तो पहले शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि वो नहीं जा रहे। कुछ देर के बाद ईरानियों ने ऐलान कर दिया कि वो नहीं जा रहे, और आज बाकायदा अमेरिका ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि हम नहीं जा रहे। तो वो कहते हैं ना, नाती तोती रह गई तो नकते मक्खी बैठ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम हो चुका है, और बहुत सारा काम बहुत सारी मेहनत के साथ हुआ है। इसराइल, भारत, मुत्तहिदा अरब अमीरात और यूथियों को ये मुआहदा हजम नहीं हो रहा। ट्रंप ने मोदी को कातिल कहकर उसकी औकात भी बताई, नेतन्याहू को शटअप कॉलें दी, और अब भी वो कह रहे कि मैं ना होता तो इसराइल का वजूद ही ना रहता।
कल उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ कर दिया कि यूएई की मुनाफकत इंतहा को है और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान के ऊपर खुद मिसाइल के हमले किए और इल्ज़ाम ईरान पे लगाता रहा कि मुझ पे हमले कर रहा है। जब अंदाज़ा हुआ कि ईरान को अमेरिका नहीं मार सका तो हम क्या करेंगे, तो फिर तावान में डॉलर देने पर आ गया। और ये सारे वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के सालसी के किरदार से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दफाई माहिदे और पाकिस्तान के तवस्सुत से ईरान के तल्लुकात की बहाली भी इन्हें तकलीफ पहुँचा रही है। और ये तमाम एलिमेंट अमन को सबूताज करने, इंतशार फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मैं कई तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इनके मनहूस चेहरे आप देख लें, इनके टाइटल आप देख लें। असल में प्रॉब्लम इन्हीं मनहूस चेहरों और लोगों की वजह से है, इनकी लंबी ज़ुबानों की वजह से है, इनके फैलाए हुए फितने की वजह से हमारे मासूम पाकिस्तानियों को जो मोहब्बत इमरान में मुब्तला हैं, जो इमरान खान को सेलिब्रिटी समझते हैं और उनके ज़हन में कहीं उनकी मोहब्बत है, उनको ये वसवसों में गिरफ्तार रखते हैं ताकि ये सोचने समझने की सलाहियत से महरूम रहें और ये पाकिस्तानियों की बजाय सिर्फ इमरानडूज रहें। तो ईरान अमेरिका जंग में जो सबसे बड़ा मरहला ये था कि जंग बंदी हो, उस पर बाकायदा अमल हो चुका है, MOU साइन हो चुका है। ख़बर आपके सामने आ चुकी है कि मुज़ाकराती अमल के दौरान इसराइल किस तरह जासूसी की कोशिश करता रहा और इससे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने गुस्सा दिलाकर बिलाखिर वो काम कर दिया जिसको रोकने की यहूदी पूरी कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान अपनी कामयाब हिकमत अमली के तहत इसराइली जासूसों को चकमा देकर इस माहदे को महफूज बनाने में कामयाब हुआ। यानी आप अंदाज़ा लगाए कितनी खौफनाक सिचुएशन है कि मुज़ाकरात ज़मीन पर नहीं हो रहे थे बल्कि फ़िज़ा में हो रहे थे। अमरीकी जंगी जहाज़ों पर खुफिया तरीन मुज़ाकरात हुए हैं और माहदे के लिए खुफिया मुलाकातें पाकिस्तान, कतर, अमान और आज़रबाईजान में हुई हैं। और दूसरी जानब खातों से लिखे खतूत के ज़रिए अमरीका ईरान से माहिदा महफूज बनाया गया। आपको याद होगा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी के ज़रिए ख़त भेजा था जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर को पहुँचाया गया और उसके बाद ये जंगबंदी का और MOU का मामला सामने आया। अब बहुत से लोग को क्रेडिट देते हैं। कतर ने भी बड़ी मेहनत की है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कतर जो है वो ईरान की तसल्ली के लिए इस मामले के अंदर शामिल था और अब वो बाकायदा सालस की हैसियत में काम कर रहा है। तो इसराइल सारे खेल में नाकामी से पागल हो चुका है, अब अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मार रहा है। लबनान पर नए इसराइली फ़िज़ाई हमले हुए हैं जिसमें 18 अफराद शहीद हुए, 4 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए हैं। तो ईरान के पास तो अभी 2 महीने की मोहलत है, कहीं भी बैठ जाएंगे, मामला तय कर लेंगे। लेकिन इसराइल की तबाही का सफ़र शुरू हो चुका है और जिस तरह की हरकतें कर रहा है इसको कहीं ना कहीं से फैंटी पड़ने वाली है। अगर अमेरिका नहीं मारेगा तो कोई और फैंटी लगा देगा। तो ये जो अभी मुज़ाकरात में तातुल आया है ये ईरान की वजह से नहीं है बल्कि इसराइल की वजह से आया है और इस बात पर अमरीकी खुश नहीं है। कल रात भी जनूबी लबनान में इसराइल ने अटैक किए, ईरानी नाराज़ हुए, पाकिस्तानी उससे पहले रुक गए और फिर ये सारा अमल जो है वो आज सबूताज हो गया। तो अब जोहरी मुज़ाकरात होने हैं। पहला जो मामला था MOU का हो चुका है और अब चीज़ें तय होनी है। तो नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि ऐसा ना हो। थोड़ी देर पहले उसने एक बयान जारी किया जिसमें उसने दावा किया है कि इसराइली दफाई अफवाज गुज़श्ता रात जनूबी लबनान में अपने 4 फ़ौजियों की हलाकत के जवाब में इंतहाई शदीद और हौलनाक नाकाबिले तनाफ़ी कार्रवाइयों का आगाज़ करने जा रही है। तो ये उसने ट्वीट किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इस हंगामी जवाब से ये साफ ज़ाहिर हो गया कि ये जो अमन अमल है ये डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि ईरान ने वाज़िया स्टैंड लिया हुआ कि अगर लबनान के ऊपर हमले होते रहे तो फिर मुज़ाकरा नहीं होंगे। और अभी भी जो जिनेवा मुज़ाकरात मनसूख हुए हैं उसकी वजह इसराइल के हमले बताए जाते हैं। तो इस ट्वीट के ऊपर खुद ट्रम्प ने रिएक्शन दिया है और ट्रम्प ने हंगामी पैगाम जारी किया है और इसराइल और ईरान दोनों को वार्निंग दी है कि महीनों की मेहनत से तैयार करदा इस तारीखी अमन माहिदे को चंद घंटों की कशीदगी की नज़र न करें। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू से उनकी अच्छी दोस्ती है लेकिन उसको काबू करना पड़ता है तो उसको वो जंग से रोक लेंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस की वजह से आलमी मौशी मार्केट एक बार फिर हिल गई है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खाम तेल कीमतें जो कि $85 से नीचे गई और 74-75 पे ट्रेड कर रही थी
वो दोबारा 4-5% बढ़ गई हैं। तो आलमी मंडी में दोबारा सूरत हाल ख़राब हो गई है और सरमायाकार डर गए हैं बेचारे कि अगर ये माहिदा ना हुआ, ईरान के साथ डील फाइनल ना हुई, तो आलमी सतह पर तेल का एक नया बुरहान जन्म ले सकता है। दूसरे अमरीकी हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ट्रंप की हिदायत के बाद अमरीकी फ़ौज ने नाकाबंदी फौरी तौर पर हटा दी है और खलीज फ़ारस, अरेबियन गल्फ, अमान की खलीज और ईरानी बंदरगाहों की तरफ आने और वहाँ से जाने वाले किसी बहरी जहाज़ को रोका नहीं जा रहा। लेकिन नाकाबंदी ख़त्म होने के बावजूद अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ खित्ते में मौजूद रहेंगे ताकि दोनों मालिक के दरमियान होने वाले अमन माहिदे के कानूनी पहलुओं और शिकों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। आबने हुर्मुज़ भी खुल गई है और लाखों बैरल खाम तेल की नकलो हमल शुरू हो चुकी है। अब जो ताज़ा तरीन अदादो शुमार है उसके मुताबिक जुमेरात और जुमे के दरमियान 25 तजारती और मालबरदार बहरी जहाज़ों ने आबने हुर्मुज़ को कामयाबी से अबूर कर लिया है। ईरान ने आबने हुर्मुज़ के लिए एक नया रूट बनाया है और 18 अप्रैल के बाद ये किसी भी एक दिन में जहाज़ों की सबसे बड़ी तादाद है जो गुजरी है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनका एक जहाज़ फंसा हुआ था आबने हुर्मुज़ के अंदर जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है, लेकिन असल में उसके अंदर क्रूड ऑयल है। तो 3 जापानी अमले के लोग भी शामिल हैं। तो अब वो जहाज़ आबने हुर्मुज़ से निकल के जापान की तरफ जा रहा है। तो लुबे लुबाब ये कि जब तक इसराइल को काबू में नहीं किया जाएगा, ये माहिदा और इस माहिदे पर ख़तरे की तलवार लटकती रहेगी। अगली खबर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से, जिसने 150 अरकान के नाम 4 शेड्यूल में डाल दिए और में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की क़यादत के नाम भी शामिल है। ये कार्रवाई आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 16(1) के तहत अमल में लाई गई है। उमर नज़ीर, शौकत मीर और ख्वाजा मेहरान समेत कई अफराद के नाम इसमें शामिल हैं। 150 लोग हैं जिनका नाम 4 शेड्यूल में डाला गया है और एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इन अफराद की नकलो हरकत, इज्तिमात में शिरकत, माली सरगर्मियों और बाज़ दीगर अमूर पर कानून के मुताबिक कड़ी निगरानी की जाएगी और इन अफराद को बाकायदा थानों में हाज़िरी देना पड़ेगी और सिक्योरिटी इदारों से अपनी क्लियरेंस लेना पड़ेगी। अब इनके लिए मुश्किल ये कि एक तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऊपर बैन लग गया, दूसरी मुश्किल ये कि इनके नाम 4 शेड्यूल में डाल दिए गए और तीसरी मुश्किल ये कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे, इलेक्शन हर सूरत होने हैं। और चौथी मुश्किल ये कि अब इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि रावला कोर्ट में धरने के शुरका को इकट्ठा रख सकें। कल से कई तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दरेक के मुकाम पे जहाँ धरना दिया गया वो ग्राउंड खाली हो चुकी है। तो गालिबन ये उस वक्त के मनाजर हैं जब लोग ग्राउंड से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं और शाम को फिर जमा हो जाते हैं। तो ये पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे का आलमोस्ट रिप्ले है और मेरा ख्याल है कि अभी काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वो उनकी तादाद में नुमाया तौर पर कमी वाक़ हो चुकी है और अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हक़ में रैलियाँ भी निकल रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो दीगर सियासी जमातों में शामिल भी हो रहे हैं और इस जॉइंट एक्शन कमेटी से इज़हार लाताल्लुकी भी कर रहे हैं। तो आने वाले दिन इनके लिए और मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि मुहर्रम का जो प्रोसेशन है उसके लिए लोग अब धरनों में बैठने के लिए तैयार नहीं है और अगर धरनों में बैठे रहेंगे तो फिर मुहर्रम की जो मजालस है उनमें कैसे शिरकत करेंगे। तो ये इनके लिए खासा मुश्किल है और मेरी सलाह ये कि कुछ दिनों के लिए धरना मुलतवी करने का ऐलान किए जाने पर भी गौर हो रहा है। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर एक बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो वायरल है। अब चूँकि पीटीआई को आदत पड़ गई थी कि जो भी सेलिब्रिटी, अदाकार, दानश्वर, मुहिब वतन, टिकटॉकर फ़ौज की या पाकिस्तान के किसी सियासतदान की तारीफ़ करता था तो पीटीआई वाले उसके पीछे पड़ जाते थे, उसे गालियां देते थे, उसकी फैमिली की तस्वीर शेयर करते थे, जाली वीडियोस बनाते थे और पता नहीं क्या कुछ करते थे। अब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही नामवर किस्म का टिकटॉकर है मिस्टर पतलू, और मिस्टर पतलू जो है वो इससे पहले तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा भी रहा है। अब पता नहीं तहरीक इंसाफ का कारकुन था या नहीं था, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले उसे सर आंखों पे रखते थे क्योंकि एंटरटेनमेंट में वो खासा पॉपुलर है और उसकी जो लैंग्वेज है वो तहरीक इंसाफ वालों को बड़ी सूट करती है, मिलती जुलती ज़ुबान है।
अब वो इस्लाम कबूल कर चुका है और रियासत के अहकामात का ताबे है, गालिबन मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुका है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता है। तो अब तहरीक इंसाफ वाले उसे गालियां देते हैं। और उसने एक वीडियो शेयर की है सुहेल अफरीदी की, वो इनकी वीडियो ना, इसका उसका ये सब क्यों कहते हो, उसका नाम क्यों नहीं लेते, नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये बड़ी पॉपुलर हुई, तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ी पसंद आई कि लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को कुछ बुरा भला कह सकें, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले बड़े पॉपुलर हैं, वो तो घरों में घुस जाते हैं। तो मिस्टर पतलू ने इनको गालियों का जवाब गालियों से दिया। तो मैंने आपको कहा ना कि बाद लोग गालियों को मुझसे होते हैं, तो हम तो निकाल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि मिस्टर पतलू की खदमात सरकारी तौर पर हासिल कर ली गई हैं, और उन्होंने फिर जो जवाब दिया है उस पर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आया हुआ है, लोग उसके सदके वारी जा रहे हैं। हम तो उसकी वीडियो भी नहीं चला सकते, क्योंकि जिस तरह उसने नाम लिया है वो नाम हम तो नहीं ले सकते, बावजूद नहीं ले सकते हैं, डर के बारे नहीं कि हम डरते हैं, लेकिन लेंगे इसलिए कि मैं उसको सहाफ़त के असूलों के ख़िलाफ़ समझता हूँ। और वैसे भी मिस्टर पतलू के आगे पीछे तो 33 डाले हैं, और हम तो कभी कभी रिक्शे में सफ़र करते हैं। तो वो कहते हैं ना, होड़ है स्वाद, मिस्टर पतलू ने एक्चुअली इनकी ऐसी तैसी फेर दी है। और अब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बड़ी कुर्बत भी हो गई है। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और मुशर के दरमियान गैर मामूली सियासी राब्ते देखने में नजर आए। एक तो शहबाज शरीफ जब आए तो उन्होंने सीधा अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफा किया, महमूद चकजई से, बैरिस्टर गौर से। फिर 2 मरतबा उन्होंने जाकर उनसे बात की। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर बार बार जाके इनसे मिलते रहे। अच्छा, इनमें असद कैसर भी थे, और एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की इन तीनों से मुलाकात हुई, और इन तीनों ने उनके कानों में कुछ बात की। तो प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को अपने पास बुलाया, उनके कान में कुछ कहा। इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के लिए पहुँचे, उनसे हेलो हाय की। राना सनाउल्लाह भी अपोजिशन क़यादत से जाकर मिलते रहे। बड़ी अच्छी बात है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर कोई सियासी रोल प्ले करना चाहती है, और हुकूमत अपनी बाहें खोल रही है, और दोनों मिलकर सियासी निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये सारा मुल्क के लिए, मुल्की मफाद के लिए नहीं हो रहा था। इसके पीछे कहानी एक और थी, और वो कहानी ये थी कि ये सारे मिलकर तम्बाकू पर जो ड्यूटी लग रही है उसको वेव ऑफ कराने के चक्कर में है। असल मसला तम्बाकू पर जो एक्सपोर्ट टैक्स है, ये तकरीबन 390 रुपये फ़ी किलोग्राम बनता है, $1.40। इसको फौरी तौर पर वापस लिए जाने का मुतालबा रखा हुआ है, और इसके अलावा इसके ऊपर जो टैक्स लगे हैं उनको कम करने का मुतालबा किया गया है। असद कैसर जो है वो असल में तम्बाकू फरोशों को लीड कर रहे हैं। तो हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो रियायतें लेने के लिए थी। अब पाकिस्तान में तम्बाकू और सिगरेट की सनत पर जो टैक्सेस हैं वो अच्छे खासे हैं। महंगे और प्रीमियम ब्रांड पर फ़ी 1000 सिगरेट तकरीबन 16,500 रुपये टैक्स है। सस्ते और इकानमी ब्रांड पर 5,050 रुपये पर 1000 टैक्स है। और इसके अलावा सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर पर भी 6% विद होल्डिंग टैक्स हुकूमत ने आयद कर रखा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में खासकर ये जो फाटा के एरियाज़ है, इनमें सबसे ज़्यादा तम्बाकू की फसल काश होती है। तो इन इजला में किसानों और ताजरों ने तम्बाकू की फसल पर फ़ी किलोग्राम 390 रुपये का जो एक्सपोर्ट टैक्स लगाया गया है उसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर रखा है। तो अब तहरीक इंसाफ इस टैक्स को ख़त्म कराने के लिए हुकूमत के गिट्टे गोडे पकड़ रही है। तो आप समझ रहे हैं कि मामला जो है वो एक बार फिर कारोबारी है। पाकिस्तान की जो कानूनी सिगरेट मार्केट है उसके तकरीबन 95% से ज़ायद हिस्से पर 2 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का कंट्रोल है, जिनमें पहले नंबर पर पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का मुकामी मातहत अदारा है, और ये मार्केट के 60 से 74% हिस्से पर काबज़ है। इसके ब्रांड में वो गोल्ड लीफ, कैप्टन और डानियल वगैरह शामिल है। दूसरे नंबर पर फिलिप मॉरिस है, और ये 20% से 30% मार्केट शेयर के साथ कारोबार कर रही है, जबकि बाकी बांदा जो हिस्सा है वो मुकामी कंपनियों के पास है, और वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन सब का ताल्लुक जो है वो खैबर से है, सरहद से है। खैबर तम्बाकू कंपनी, सरहद सिगरेट इंडस्ट्रीज, सुनियर तम्बाकू कंपनी,
ये मुकामी सतह पर सस्ते ब्रांड तैयार करते हैं, तो ये अब अपने ऊपर लगे हुए टैक्स को वेव ऑफ कराने के लिए हुकूमत से जफ्फियाँ पप्पियाँ कर रहे हैं। आपको याद है पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1.5 लाख अफराद तम्बाकू नोशी से जामक हो जाता था और मुल्क की मईशत को भी 700 अरब रुपए का नुकसान पहुंचता था। स्मगलिंग बहुत होती थी इस मामले में, और जब से इसके ऊपर पाबंदी लगी है तम्बाकू नोशी में तकरीबन 40% कमी आ चुकी है, और तकरीबन इतने ही % लोगों ने तम्बाकू का इस्तेमाल कम कर दिया है, क्योंकि इस पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 100% बढ़ चुकी है। आप पाकिस्तान की सियासत का अंदाज़ा लगाए, एक तरफ सेनेटर फैसल वाडा पूरी हुकूमत गिराने चल पड़ा था क्योंकि कुछ गाड़ियों को इंपोर्ट की इजाज़त नहीं मिली। इंपोर्ट पॉलिसी में हुकूमत ने कोई शर्तें रख दी कि जो गाड़ियां बाहर से लाई जाएंगी उनकी पहले चेक होगी, क्वालिटी चेक होगी, और उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं, ये चेक किया जाएगा। तो फैसल वाडा साहब ने फ़ौज और हुकूमत की लड़ाई करा दी और पूरी कोशिश की उन्होंने, और आज प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा ईवान के अंदर खड़े होके कि हमें किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं चाहिए। अब शहबाज शरीफ को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं, वो टीम का बॉस है, और जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं लोग, अगर वो ठीक काम कर रहे हैं तो बॉस उनको क्रेडिट दे भी रहे हैं। अब जहाँ तक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का किरदार है उसके बारे में तो किसी को कोई शक ही नहीं है। आज फाइनेंशियल टाइम में भी एक आर्टिकल छपा है और दुनिया के तमाम बड़े अखबारात में तारीफ़ें हो रही हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की, और इतनी तारीफ़ें हो रही हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। उनका वाक़या भी कोट किया जा रहा है आखिरी मुलाकात के हवाले से। ईरानियों को जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आप मुआहिदा करें ना करें, लेकिन एक बात याद रखें कि क़यामत के दिन आप इस बात की गवाही देंगे कि मैंने एक एक जान बचाने की कोशिश की। तो उनकी इस बात से ईरानी हिल गए और उसके बाद ही उन्होंने आगे ये मुआहिदा वगैरह साइन किया। तो उनका ये जो अंदाज़ है कन्विंस करने का या बात करने का, वो इसलिए लोगों को पसंद आ रहा है कि उनकी नीयत भी ठीक लगती है, तो उनको किसी किस्म के क्रेडिट की भी ज़रूरत नहीं है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा आदमी क्रेडिट के चक्कर में मरा जा रहा है। आप देखिए पीटीवी के हेड है आदिल शाहजेब, वो एक मामूली से एंकर थे, बड़ी सिफारिश तगड़ी थी उनकी, वो पीटीवी के हेड लग गए। अब पता नहीं पीटीवी इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं या किसके हैं, वो जिनेवा पहुंचे हुए हैं, यानी चोरनल पंड काली, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और ये बेसियत हेड कवरेज के लिए पहले पहुंचे। कौन सा इदारे का हेड किसी की कवरेज के लिए जाता है? अगर किसी को जाना था तो पीटीवी के नुमाइंदे को जाना था, लेकिन चूंकि जनेवा था, सैर करने जाना था, तो इसलिए लोग हुकूमत पे तनकीद करते हैं कि इनके मनपसंद अफराद फैमिली के लोग भी सैर के लिए चले जाते हैं। अगर ये सब कुछ ना हो तो हुकूमत के कामों पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। क्रेडिट में इतने काम हैं कि इनकी जितनी चाहे आप खुलकर तारीफ़ करें, लेकिन डिस्क्रेडिट करने के लिए इस किस्म की हरकतें हैं। और वहाँ से वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैं बहसीयत एक चैनल हेड के आपको ये बता रहा हूँ कि इससे पहले भी हम 15-16 मरतबा मुज़ाकरात के करीब पहुँचे, लेकिन वो नहीं हो सके। तो भाई चैनल हेड भी हो, जब वो रिपोर्टिंग के लिए उतरता है तो अपना तारफ़ बहसीयत कॉरस्पॉन्डेंट कराता है, नुमाइंदे के तौर पे कराता है, लेकिन वो कहते हैं ना होछे जट कटोरा लंबा पानी पी पी आफरिया। तो मौजें ले जनाब, पेट्रोल 300 रुपये से नीचे आ गया है, और अगर 300 रुपये का आप डलवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा लीटर और ऊपर एक आध चूंगा वो भी मिलेगा। अपना गिरदुनवा के लोग बहुत ख्याल रखिएगा।